जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, सबसे कम समय तक चलने वाला युद्ध हुआ और दोनों पक्षों द्वारा यह क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने जीत हासिल की। हम तो अपनी सरकार पे विश्वास करेंगे, हम तो अपनी सेना पे विश्वास करेंगे, हमारे हिसाब से हम जीते। पाकिस्तान किस चीज का सेलिब्रेशन कर रहा है और कैसे बता रहा है कि उसकी जीत हुई, ये बात नहीं पता, लेकिन विश्व पटल पर जो बाकी संस्थाएं बता रही हैं वो ये कह रही हैं कि जो उन्होंने सैटेलाइट्स की पिक्चर्स देखी हैं उसके हिसाब से जितना बताया जा रहा है हुआ है वो नहीं हुआ है, बहुत कम स्तर पे हुआ है। लेकिन चलिए, युद्ध खत्म हुआ, विभीषिका खत्म हुई, दोनों पक्षों से निरीह लोगों की मौतों का सिलसिला खत्म हुआ। आश्वासन नहीं मिला कि अब आते आगे से आतंकवाद नहीं होगा, और अगर आतंकवाद होगा, देखिए पाकिस्तान तो कोशिश करेगा आतंकवाद करने की, वो तो भारत के अंदर इस प्रकार नाजुक स्थलों पे वार करने का प्रयास करेगा, क्योंकि सीधे युद्ध में वो हमसे नहीं जीत सकता, तो वो करेगा जो वो कर सकता है, जो उसकी कैपेबिलिटी है। अब हमारे ऊपर डिपेंड ये करता है, हमारी सरकार पे डिपेंड ये करता है कि हम अपने निर्दोष नागरिकों को उससे कैसे बचाएं। चलिए, ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया। अब प्रश्न ये है, जो भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र मुद्दा है जिसपे वो सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, वो मुद्दा है कि बिहार का चुनाव होने वाला है और बिहार के चुनाव में इस ऑपरेशन सिंदूर का क्या असर पड़ेगा, इसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है। और आप जानते हैं, जब ये हुआ, जिस दिन अटैक हुआ और जब सर्वदलीय बैठक हुई, बिल्कुल उस दिन मोदी जी दिल्ली में सर्वदलीय बैठक में नहीं हुए, बैठक में सम्मिलित नहीं हुए। सारे नेता हुए, राहुल गांधी हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे हुए, सब पक्ष के लोग हुए, मोदी जी नहीं हुए, वो बिहार के चुनाव यात्रा में थे। इसका मतलब यह है कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो चुनाव है, और बिहार का चुनाव होने वाला है, तो इसलिए इसका विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। दूसरी बैठक हुई, उस दूसरी बैठक में भी मोदी जी नहीं आए, बाकी सब लोग आए, सबने सरकार के साथ प्रतिबद्धता दिखाई, सरकार के साथ खड़े हुए, मोदी जी नहीं आए। तो मोदी जी उस समय फिल्म कलाकारों के साथ थे और एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में थे, लेकिन वो सर्वदलीय बैठक में नहीं आए। और जब 3-4 दिन के बाद युद्ध खत्म हो गया, तो उसके बाद उन्होंने जाके वो जैसे फोटो शूट होता है, 12-14 कैमरामैन को लेके उन्होंने कैमरे खिंचाए, कैमरे से फोटो खिंचाई और एक मैसेज दिया, एक इवेंट हुआ और उस इवेंट का पूरे देश के अंदर प्रचार प्रसार हुआ। मतलब ये था कि इस ऑपरेशन सिंदूर को कैसे चुनाव के अंदर, बिहार के अंदर उपयोग में लाएंगे, इसका एक पृष्ठभूमि बन गई। राजनाथ सिंह भी गए, उन्होंने भी उसी प्रकार का उद्बोधन किया जैसे इवेंट मैनेजमेंट होता है, और उसका लाभ कैसे चुनाव में मिले इसकी व्यवस्था करने का प्रयास हुआ। अच्छा, और सारी घटनाएं हुई, तेजस्वी यादव भी चुप नहीं बैठे, अखिलेश यादव ने भी स्टेटमेंट दिया, राहुल गांधी ने भी कुछ किया। तो ये विश्लेषण करते हैं कि सारी चीजें, अमेरिका ने कुछ किया, ट्रंप ने कुछ किया, चीन ने कुछ किया, फ्रांस ने कुछ किया। अब ये सारी चीजों का विश्लेषण करते हैं कि अल्टीमेटली ऑपरेशन सिंदूर तो खत्म हो गया, लेकिन बिहार चुनाव में इस ऑपरेशन सिंदूर का फायदा होगा कि नुकसान होगा। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली, उसमें स्कूल के बच्चे ज्यादा इकट्ठा किए, और आपने देखा जयपुर के अंदर एक विधायक जी, जयपुर की जो विधायक हैं, वो हमारे तिरंगे से, जो हमारी आन बान शान है, उसे नाक पूछते दिखाई पड़े। और जब उनके सहयोगी ने उनको टोका और एक तौलिया दिया कि ये तिरंगे से ऐसा मत कीजिए, तो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है यार, छोटी सी बात है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी घटना है, हमारे लिए तो तिरंगे का सम्मान बहुत बड़ी घटना है, उनके लिए बहुत छोटी सी घटना थी, मुस्कुरा के। लेकिन वो विधायक हैं और जीते हुए विधायक हैं, उनका जो विशेषता है वो केवल हिंदू मुसलमान नैरेटिव को बढ़ाने की। अब सवाल यह है कि सारी घटनाएं जो घट रही हैं, इसका और ऑपरेशन सिंदूर का भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, अपोजिशन को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, एक एक करके इसका डिस्कशन करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मेन नैरेटिव है और मेन फोकस है वो है 80-20 का, वो है बटेंगे तो कटेंगे का, वो है एक है तो नेक है। उनका नैरेटिव है हिंदू मुसलमान का। वो सारे प्रयास उनके और उनके ग्राउंड लेवल बूथ लेवल वर्कर्स के अंदर ये परकुलेट डाउन कर गया है कि किसी तरह से जितना ज्यादा मुसलमानों को प्रताड़ित करोगे, अकेले छोड़ोगे, उतना ज्यादा तुम्हारे जीतने की चांस बढ़ जाएंगे। अब आपने देखा जैसे मुजफ्फरनगर में हुआ, जैसे उनके जो नबी हैं उनकी शान में गुस्ताखी हुई, वीडियो आपने देखी होगी। महाराष्ट्र के अंदर जैसे हुआ,
और जैसे सबसे ऊपर विजय शाह जो मंत्री हैं और 6-7 बार के जीते हुए विधायक हैं और 3-4 बार के मंत्री हैं, उन्होंने डॉक्टर सोफिया कुरैशी पे जिस प्रकार से अपमानजनक टिप्पणी की और उनको आतंकवादियों की बहन बताया, और जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने उसमें निर्णय लिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी टिप्पणी की, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने जो एफआईआर लिखी वो इतनी हल्की एफआईआर लिखी जिसपे हाईकोर्ट फिर नाराज हुआ। लेकिन एक प्रकार से सरकार ने अपने हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को बचाने के लिए कोर्ट्स को और सुप्रीम कोर्ट को सबको चैलेंज करना शुरू कर दिया। और अभी तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वो हो गई, एफआईआर हो गई, पूरे देश के अंदर एक रिजेंटमेंट क्रिएट हो गया। डॉक्टर सोफिया कुरैशी की आज पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि रिपब्लिक टीवी जैसा टीवी भी जब सोफिया कुरैशी का इंटरव्यू करता है तो 24-25 लाख व्यूज हो जाते हैं, जिसको 15-20 हजार व्यूज लेना भी मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब सोफिया कुरैशी हैज बिकम ए रलिंग पॉइंट फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। और उस सोफिया कुरैशी पे अपमान करने के बाद भी आज वो मंत्री मस्ती से अपनी कुर्सी में बैठा हुआ है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर से हिंदू मुसलमान का नैरेटिव मजबूत हुआ या कमजोर हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि इससे बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। ऑब्जेक्टिव यह था किसी प्रकार से हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुद्दा बरकरार रखा जाए, उसको मजबूत किया जाए, हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को वो किया जाए। और इसीलिए जो पहला नारा दिया गया, जो छत्तीसगढ़ के बीजेपी हैंडल ने पहली फोटो डाली, वो डाली के साथ धर्म पूछा जात नहीं पूछी। धर्म के नाम पर देश को और भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को पुख्ता करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से कर दिया, जिस दिन पहलगांव घटना हुई, और उस चीज का जवाब देने की कोशिश नहीं की यह घटना घटी क्यों, वहां सुरक्षा कर्मी थे क्यों नहीं। लेकिन नैरेटिव जो बनाया गया वो हिंदू मुसलमान का बनाया। लेकिन मुश्किल क्या हुई कि वो नैरेटिव वहीं पे फेल हो गया, जबकि विक्रम मिश्री साहब जो सेक्रेटरी एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके खुद कहा ये वाला नैरेटिव हिंदू मुसलमान का नैरेटिव और ये जो धर्म पूछा जात नहीं, ये नैरेटिव तो पाकिस्तान का था और इस पाकिस्तान के नैरेटिव को देश को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और देश को एकजुटता से आगे बढ़ना चाहिए। और देश का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पूरा 142 करोड़ लोग एकजुट है। इसका मैंने विक्रम मिश्री ने उस चीज की हवा निकाल दी जो भारतीय जनता पार्टी का मेन नैरेटिव था। आज पर फिर डॉक्टर सोफिया कुरैशी पे आक्रमण कर दिया। अब सोफिया कुरैशी के बारे में लोगों को जानने का जिज्ञासा हुई तो पता चला कि सोफिया कुरैशी की जो परदादी थी वो रानी लक्ष्मीबाई के साथ 1857 के गदर में लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। और उनके परिवार की एक ऐसी हिस्ट्री है, उनके पति भी एयरफोर्स ऑफिसर हैं, उनके परिवार में भी सेना में और एयरफोर्स में बहुत सारे लोग हैं। और ये सोचिए परदादी ने, माने एक खानदानी देशभक्त परिवार, और उसको आतंकवादी की बहन केवल इसलिए कहना कि हिंदू मुसलमान नैरेटिव को आगे बढ़ाया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का जो नैरेटिव था वो कमजोर हो गया। पहला तो यह कि हिंदू मुसलमान का नैरेटिव कमजोर हो गया। दूसरी बात आप ये समझिए कि जो एक प्रकार से यह प्रयास था कि बिहार के अंदर जो कास्ट डायनेमिक्स है उसको चेंज किया जाए। और यह बात बिल्कुल पक्की बात है कि बिहार के अंदर देखिए बिल्कुल वहां पे आप जानते हैं उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा अपनी जाति से लोग ज्यादा प्यार करते हैं और जातियों के समूह होते हैं और उनके अपने गुट होते हैं। और इसीलिए जातीय जनगणना से पता चला 11-12% वहां सवर्ण लोग हैं, 15% वहां पे यादव हैं, 17% मुसलमान हैं और बाकी सब पता चला कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा भी काफी बड़ी संख्या में है, मुसहर, और मतलब सारी कास्ट कैलकुलेशन पता चल गई। और ये भी बात सही है कि बिहार के अंदर बिल्कुल ये क्लियर है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, कि यादव और मुसलमान बिल्कुल कंसोलिडेटेड हैं और एक पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध हैं। ये दूसरी तरफ भी बिल्कुल सिद्ध बात है कि वहां पे जो 12-13% सवर्ण है वो एक पार्टी के साथ हैं और पूरी तरह से कटिबद्ध है। वहां पे जो फ्लोटिंग वोट है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी टैक्टफुली हमेशा डिवाइड किया है, वो है अति पिछड़े का और अति दलित का और दलित का। अच्छा, इसका फायदा नीतीश कुमार ने उठाया है क्योंकि ये जो यादव मुसलमान वोट बैंक है, तो यादव वोट बैंक तो जरूर कमिटेड है, लेकिन उसकी वजह से जो बाकी अति पिछड़े लोग हैं जिनको ये मैसेज दिया जाता है कि आपके सारे हितों का फायदा यादवों ने उठा लिया है, वो नीतीश कुमार के साथ आ जाते थे और उसका फायदा हमेशा नीतीश कुमार की वजह से भारतीय जनता पार्टी या आरजेडी को मिलता था। अब ये समस्या हो गई कि सवर्ण एक तरफ हो गया, मुसलमान यादव एक तरफ हो गया और अति पिछड़े और अति दलित। एक तो कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक चला कि उन्होंने वहां पे जो प्रदेश का अध्यक्ष बनाया वो एक दलित समुदाय के राजेश राम को बना दिया और राजेश राम बड़ा फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। अच्छा, तीसरा जो बहुत बड़ा फैक्टर वहां पे आ गया, जो राहुल गांधी ने अपना पूरा का पूरा फोकस
आज के तारीख में बिहार पॉलिटिक्स में उन्होंने अति दलित और अति पिछड़ों की तरफ रख दिया। इसलिए बिहार के अंदर जितनी भी उन्होंने यात्राएं की, वो सारी यात्राएं, जय संविधान यात्रा उन्होंने की या सम्मेलन कराया, और ये आप देखिए कि वहां पे इतना ज्यादा पोलराइजेशन शुरू हो गया कांग्रेस के अंदर भी। ये कांग्रेस के जो सवर्ण जाति के नेता थे, विकास सिंह टाइप जो कांग्रेस के बड़े पुराने सदस्य थे, वो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने लगे, और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के जो अति पिछड़े अति दलित हैं, वो पार्टी छोड़ छोड़ के कांग्रेस में आने लगे। दर्शन मांझी के बेटे के बारे में आपको पता है, दर्शन मांझी वो जिन्होंने पूरे पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया था और इतने बिहार के अंदर एक टावरिंग फिगर हैं, उनके बेटे ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। रोज आपको खबर मिलती है अति दलित पिछड़े समाज के लोग कांग्रेस, तो वो जो फ्लोटिंग वोट बैंक है और एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो इतना ज्यादा सब्सटेंशियल वोट बैंक है कि जिसके साथ चला जाए वो चुनाव जीत जाएगा। वो वोट बैंक में राहुल गांधी ने पूरा कंसंट्रेशन कर दिया। अच्छा, इस घटना पे नीतीश कुमार ने जो प्रतिक्रिया दी, जो उनको नहीं देनी चाहिए थी एक पुराने राजनीतिज्ञ होने की वजह से, अब उन्होंने क्यों दी, क्यों किया, इसका विश्लेषण करना तो शेष है। लेकिन राहुल गांधी वहां जा रहे थे अम्बेडकर हॉस्टल के अंदर दलित छात्रों की समस्याओं को सुनने, और ये समस्या दलित छात्रों की क्या, सवर्ण छात्रों की क्या, सबकी है। पेपर लीक हो जाते हैं, नौकरियां नहीं मिलती, पढ़ाई ठीक नहीं होती, व्यवहार ठीक नहीं होता, और बिना नौकरी के परिवार जन परेशान होते हैं, ये उनकी भी समस्या थी। तो राहुल गांधी अगर वहां चले गए होते अम्बेडकर दरभंगा के अंदर, तो बहुत बड़ी घटना ना होती, छोटी सी घटना होती। राहुल गांधी गए, उन्होंने एड्रेस किया, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में इसको प्रसिद्धि न मिलती, लेकिन जो नीतीश कुमार ने कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए किया या नुकसान पहुंचाने के लिए किया है तो नहीं पता, कि जिला समाज कल्याण अधिकारी से लास्ट मोमेंट पे जो वेन्यू अप्रूव्ड था उसको चेंज करके एक नया एवेन्यू दे दिया, जहां बच्चे इकट्ठा थे उसको शिफ्ट कर दिया, और राहुल गांधी जब एयरपोर्ट में उतरे तो उनको रोकने का प्रयास हुआ। अच्छा, राहुल गांधी ने उसी प्रकार से उसका उपयोग किया जैसे बेलछी कांड में इंदिरा गांधी ने किया था, कि पानी भरा हुआ था, गाड़ियां जा नहीं सकती, तो हाथी में बैठ के गई थी और उससे पूरी राजनीतिक फिजा बदल गई थी। अच्छा, जब वहां पे राहुल गांधी को रोका गया तो राहुल गांधी पैदल चल दिए, और रास्ते में उनको पुलिस वालों ने रोकना शुरू किया, लेकिन अब वो वीडियो प्रचलित हो गए और राहुल गांधी का वो जो कदम है वो पूरे हिंदुस्तान में प्रचलित हो गया। अच्छा, जब वहां पे जब सभा स्थल के अंदर जो दलित छात्र इकट्ठा थे, जब उनसे पुलिस वालों ने कहा कि धारा 144 लगी हुई है और हम आपको एफआईआर लिख देंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, उन्होंने कहा जो करना है कर लो, हम तो राहुल गांधी को सुने बिना नहीं जाएंगे। तो एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने, ये राहुल गांधी इज फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ दलित्स और हम उसको रोक रहे हैं। अब राहुल गांधी ने उस वोट बैंक को एक प्रकार से अट्रैक्ट कर लिया, जो वोट बैंक आज की तारीख में फ्लोटिंग है और जिसके साथ जाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। तो एक अंतर उन्होंने और डाल दिया, तो राहुल गांधी ने वहां की कास्ट अरिथमेटिक को चेंज कर दिया, जो हमेशा से जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाती थी, लेकिन ये एक नया डायनेमिक चीज आ गया। अच्छा, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी बिल्कुल एक प्रकार से कसम खा रखी है कि वो भारतवर्ष को किसी भी, और चीन ने भी कसम खा रखी है, फ्रांस ने भी कसम खा रखी है, टर्की ने भी कसम खा रखी है, मतलब पूरे विश्व के अंदर जो एक हमारा और नैरेटिव था भारतीय जनता पार्टी का, कि मोदी जी का डंका बोल रहा है पूरे विश्व के अंदर, तो आज के तारीख में तो रोज एक नया नया देश आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि हम भारतवर्ष के साथ नहीं है, हम भारतवर्ष के अगेंस्ट है। अब चीन ने कह दिया, अरुणाचल में नाम बदल दिए, चलिए चीन हमारा पुराना दुश्मन है, पाकिस्तान से आपका युद्ध हो ही के चुका है, अमेरिका जिसपे हमें बहुत ज्यादा विश्वास था, जिससे मोदी जी की दोस्ती बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी, वो कभी तो कहते हैं कि उन्होंने युद्ध विराम कराया और व्यापार के चक्कर में कराया, और कभी वो ये कहते हैं टिम कुक से, जो कि एप्पल के सीईओ हैं, उनसे कहते हैं कि भारतवर्ष के अंदर इंडस्ट्री मत लगाओ, वहां पे जाके आईफोन का निर्माण मत करो, भारतवर्ष के अंदर मत करो, अमेरिका के अंदर आके करो, और भारतवर्ष तो वो कंट्री है जो बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है और उसके यहाँ तुम्हें जाने की जरूरत है। एक प्रकार से उन्होंने पूरे विश्व निवेशक समुदाय को मैसेज दे दिया कि वो भारतवर्ष के साथ नहीं है, और जो भी निवेशक भारतवर्ष के अंदर निवेश करेगा वो अमेरिका की टेढ़ी निगाह और डोनाल्ड ट्रंप की टेढ़ी निगाह को देखेगा। अब इसका माने जो हमारे यहाँ का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बना हुआ था, जिसका फायदा चीन के नेगेटिव प्रचार की वजह से जिसका हम फायदा उठा रखे थे, एक तो हिंदुस्तान, ये जो 3-4 दिन की लड़ाई हुई, वर्ल्ड में मैसेज चला गया कि अशांत क्षेत्र है, तो एक तो इंडस्ट्री वैसे ही इन्वेस्टमेंट आना मुश्किल हो जाता, और फिर डोनाल्ड ट्रंप का टिम कुक से ये कहना
कि आप जो है एप्पल के जो इंडस्ट्री है और वहां पे जो आईफोन बनाने की फैक्ट्री है उसको हिंदुस्तान में मत लगाइए, अमेरिका में लगाइए, एक और मैसेज आता है। अच्छा, जिस प्रकार से अमेरिका और अमेरिका की वो कंपनी जिसमें 60% डोनाल्ड ट्रंप परिवार का हिस्सा है और उसका जो क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस है उससे पाकिस्तान की एक कंपनी का एग्रीमेंट होता है। इसका माने कि अमेरिका ने क्या पाकिस्तान की कंपनी से फाइनेंशियल इंटरेस्ट को आगे बढ़ा दिया, भारत को पीछा छोड़ दिया। अच्छा, वो टर्की जब उनके यहां भूकंप आया था तो हमने उनकी मदद की थी, मोदी जी ने मदद की थी और ऑपरेशन दोस्त के नाम से उसको चलाया था। और आज के तारीख में टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। मतलब चीन भी शरारत कर रहा है, टर्की भी शरारत कर रहा है, रूस बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, वो एक शब्द नहीं बोलने को तैयार है भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में। तो जितने भी नैरेटिव थे भारतीय जनता पार्टी के, एक तो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव फेल हो गया, विक्रम मिश्री साहब ने भी फेल कर दिया, डॉक्टर कुरैशी ने भी फेल कर दिया। और जो दूसरा नैरेटिव था कि डंका बोल रहा है, आज के तारीख में कोई देश आपको ऐसा शायद कोट करने को, क्योंकि फ्रांस के बारे में बता रहे हैं कि राफेल के बारे में जो उनको कोड देना था वो कोड देने से उन्होंने इनकार कर दिया है। तो इसका मतलब ये फ्रांस भी आपके साथ नहीं खड़ा है। अच्छा, वहां जो यूरोपियन देश हैं उनके बारे में जयशंकर साहब कह रहे हैं कि दे शुड नॉट प्रीच अस, दे शुड कोऑपरेट विद अस। अरे यार, ये कहने से तो विदेश नीति चलती नहीं है। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो विश्व में डंका बोल रहा है वो नैरेटिव भी फेल हो गया, अगर हिंदू मुसलमान का नैरेटिव भी फेल हो गया, और राहुल गांधी ने जो सबसे ज्यादा वर्नेबल एरिया था, जो सबसे ज्यादा इमोशनल सेगमेंट है, वो जातीय जनगणना के माध्यम से, और राहुल गांधी अंबेडकर हॉस्टल के अंदर जाके जो कार्यक्रम करने वाले थे उसको नीतीश कुमार को रोककर और उनको व्यवधान पैदा करके जो उन्होंने एक नया अवसर दे दिया है राहुल गांधी को पॉपुलैरिटी का शिखर पहुंचने के लिए। अब इससे ऐसा लगता है कि मामला जो बिहार का है वो आज के तारीख में तो पूरी तरह से बदल चुका है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नैरेटिव बदल चुका है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे कट्टर समर्थक थे, जो हिंदू मुसलमान नैरेटिव को अपने दिल के सबसे पास रखते थे, वो भी आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न पूछ रहे हैं। जो उनके अगेंस्ट थे वो तो अगेंस्ट थे, क्योंकि उनको जो लोग हैं, एक प्रश्न तो सब ये जरूर पूछ रहे हैं कि पहलगांव हुआ, जांच नहीं हुई, पुलवामा हुआ, जांच नहीं हुई, पता नहीं चला किसने किया, क्यों किया, चुनाव के पहले हुआ, चुनाव में फायदा उठाया। तो पहली बात तो चुनाव में आपने फायदा उठा लिया, लेकिन बिहार चुनाव में इसका फायदा होगा या नहीं, या आगे आने वाले उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के चुनाव में फायदा होगा कि नहीं, ये तो समय की बात है। लेकिन जो हिंदू मुसलमान नैरेटिव है भारतीय जनता पार्टी का, वो फेल हो गया। डंका बोल रहा है, ये फेल हो गया। डोनाल्ड ट्रंप हमारे दोस्त हैं, ये फेल हो गया है। और आज के तारीख में आपको टॉर्च से ढूंढना पड़ेगा कि भारतवर्ष का कौन दोस्त है जो विश्व में मौजूद है और खुलकर आपके साथ खड़ा। पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान जैसे दुष्ट राष्ट्र के साथ भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। और टर्की तो यहां तक कहता है कि हिंदुस्तान हमारा दोस्त है लेकिन पाकिस्तान हमारा भाई है। तो सचेत रहने की आवश्यकता है, जुमलेबाजी में नहीं पड़ने की आवश्यकता है, इवेंट मैनेजमेंट के अंदर जाके देखने की आवश्यकता है। और राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से उचित है, क्योंकि फील्ड में आके ही आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जनता के साथ ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ट्विटर करके और इस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप देश की जनता का दिल नहीं जीत पाएंगे। जब लोगों को लगेगा कि आप संघर्ष कर रहे हैं, असली मुद्दे उठा रहे हैं, तभी देश के अंदर लोकतंत्र संविधान बचेगा। एक मुद्दा और जो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गलत खेल दिया है शॉट मेरे हिसाब से, वो है जो राष्ट्रपति महोदय ने सुप्रीम कोर्ट से कुछ प्रश्न पूछ लिए हैं। इसका मतलब यह है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति कोई निर्णय ले ले तो उसको सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू ना करे। इसका मतलब आप ये मूवी बना रहे हैं कि मोदी जी 75 साल होने के बाद अगर राष्ट्रपति भारतवर्ष के बन जाएं तो जो भी बात वो कहें वो कानून बन जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक और असंवैधानिक देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये तो एक प्रकार से डिक्टेटरशिप आ जाएगी और ये लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान की हत्या हो जाएगी, जो मेरे ख्याल से एक गलत मैसेज गया है। राष्ट्रपति को इस मामले में उलझाकर और उनको इन्वॉल्व करके जो सुप्रीम कोर्ट और एक बहुत बड़ी फ्रेटर्निटी है जो बिहार में भी है, पूरे हिंदुस्तान में है, वो वकीलों की फ्रेटर्निटी है। वकीलों को ये बात कैसे सहन होगी कि अगर प्रदेश विधानसभा जहां पे अपोजिशन की गवर्नमेंट है उसके रिकमेंडेशन को तो राज्यपाल जो नॉमिनेटेड आदमी मना कर दे और भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट में उसको पास कर दे, लेकिन जो एक प्रकार से देश के राष्ट्रपति हैं, जो एक संवैधानिक पद है और एक प्रकार से लोकतंत्र के
जो पार्लियामेंट है और जो न्याय प्रणाली है उसके बीच में सामंजस्य स्थापित करना, और अभी भी कभी भी कोई प्रेसिडेंट को डाउट होता है तो कंसल्ट करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अगर आप उनका मुंह बंद कर देंगे तो वकीलों की हैसियत क्या रह जाएगी। फिर तो सरकार जो बिल पास करेगा वो फाइनल हो जाएगा, और किसी भी कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कोई इसका मतलब क्या। भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर सारे कोर्ट्स को बंद करना चाहती है, वकीलों की नौकरी करना चाहती है, तो वकीलों को भी ध्यान से समझना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।